दोस्तों, इस कहानी में पारो और पारो के पति राहुल और उसकी बड़ी बहन और उनके पति विजय और नन्हे कान्हा किरदार के रूप में हैं। अब कहानी की तरफ चलते हैं। पारो और राहुल के विवाह को 2 वर्ष ही हुए थे और वे दोनों अभी से एक दूसरे से बेजार नज़र आने लगे थे। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब उनके बीच झगड़ा ना होता हो। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों के प्यार के इंद्रधनुषी रंग इतनी जल्दी बदरंग हो गए। पारो के घर मेरा अचानक चले आना महज एक इत्तेफाक था, क्योंकि उन दिनों विजय कुछ अधिक व्यस्तता से घिरे हुए थे और मैं नन्हे कान्हा के साथ सारा दिन एक ढर्रे से बंधी रहती थी। तब विजय ने ही पारो के घर जाने का सुझाव मुझे दिया था। उनका कहना था वह शीघ्र अपने कामकाज निपटा लेंगे और जब मैं चाहूँगी मुझे लिवा ले जाएंगे। विजय के इस अप्रत्याशित सुझाव पर मैं प्रसन्न हो उठी। वैसे भी पारो की छोटी सी गृहस्थी, उसका सुखी संसार देखने की लालसा मैं बहुत दिनों से मन में संजोए बैठी थी। विवाह के पश्चात हनीमून से लौटते हुए पारो और राहुल 3 से 4 दिन के लिए मेरे पास रुके थे, किंतु वे दिन नव दंपति के सैर सपाटे और घूरने फिरने में किस तरह हवा हो गए पता नहीं चला। 2 वर्ष बाद कान्हा पैदा हो गया और मैं उसकी देखभाल में लग गई। उधर पारो भी अपने घर, अस्पताल और मरीजों में व्यस्त हो गई। अक्सर हम दोनों बहनें फ़ोन पर एक दूसरे का हाल मालूम करती रहती थी। तब पारो का एक ही आग्रह होता, दीदी किसी भी तरह कुछ दिनों के लिए कानपुर चली आओ। और अब यहाँ आने पर मेरा सारा उत्साह, सारी खुशी किसी रेत के घरौंदे के समान ढह गई। जब मैंने देखा कि नदी के एक किनारे पर पारो और दूसरे पर राहुल खड़े थे और बीच में थी उफनती नदी। राहुल अपनी तरफ से यह दूरी पाटने का प्रयास भी करते तो पारो छिटक कर दूर चली जाती। मुझे याद आता, डॉक्टर होते हुए भी अति संवेदनशील पारो की आंखों में कैसा इंद्रधनुषी आकाश उतर आया था। इस रिश्ते के पक्का होने पर फिर ऐसा क्या हो गया जो इस आकाश पर बदरंग बादल छा गए। शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जब दोनों के बीच झगड़ा ना होता हो। ऐसे में मेरी स्थिति अत्यंत विकट होती। मेरे लिए चुप रहना असहनीय होता और बीच बचाव करना अशोभनीय। सुबह दोनों के अस्पताल जाने के पश्चात मैं बहुत अकेलापन महसूस करती। घर के सभी कार्यों के लिए बानो और उसका पति थे, इसलिए मुझे करने लायक खास कुछ भी काम ना था। वैसे कहने को 2 वर्षीय कान्हा मेरे साथ था, जो अपनी तोतली बातों और शरारतों से मुझे उलझाए रखता था। फिर भी पारो के उखड़े स्वभाव और घर में व्याप्त तनाव के कारण मन बहुत उदास रहता। ऐसे में विजय बहुत याद आते। दोपहर में बहुत बेमन से मैंने कान्हा को खाना खिलाया और उसके सोने के पश्चात उपन्यास लेकर पढ़ने बैठ गई। तभी बानो ने आकर कहा, बहन जी, साहब व मेम साहब आ गए हैं, आपका भी खाना लगाऊं क्या? हाँ हाँ लगाओ, मैं भी आ रही हूँ। उपन्यास छोड़कर मैं फुर्ती से उठी। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था और पारो व राहुल मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज शाम 7 बजे डॉक्टर देशपांडे के घर जाना है, आप दोनों तैयार रहिएगा। पारो ने सूप की प्लेट में चम्मच घुमाते हुए कहा। आज वहाँ क्या है? मैंने उत्सुकता जाहिर की। आज उनके विवाह की पहली वर्षगांठ है। भूल गई दीदी? उस दिन शाम को पति पत्नी हमें आमंत्रित कर गए थे। पारो, तुम और दीदी उनके घर चले जाओ, मैं नहीं जा सकूंगा। राहुल ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। क्यों? मेरी और पारो की निगाहें राहुल की ओर उठ गई। आज रात को 6 नंबर की पेशेंट का ऑपरेशन है और यह चांस मुझे मिल रहा है। राहुल ने उल्लास भरे स्वर में कहा, ऑपरेशन डॉक्टर कपूर कर लेंगे। मैंने डॉक्टर देशपांडे से वादा किया है कि तीनों अवश्य आएंगे। पारो ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं पारो,
तुम भली भांति जानती हो डॉक्टर कपूर अपने मुझे ऑपरेशन का मौका नहीं देते हैं। पता नहीं कैसे आज उन्होंने यह मौका मुझे दिया है और मैं इस सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहता। हाँ राहुल, तुम्हें यह सुनहरा अवसर बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर की रोगी महिला बहुत खूबसूरत है। पारो ने गुस्से व व्यंग के स्वर में कहा। राहुल ने आहत भाव से मेरी ओर देखा और आधा खाना छोड़कर उठ गए। पारो की इस बात पर मैं भी अचंभित रह गई। राहुल के लिए कितने घटिया विचार यह लड़की मन में पाले बैठी है। सोचा किसी दिन बैठाकर इसे अच्छी तरह समझाऊंगी कि इस तरह तो यह लड़की अपनी गृहस्थी ही चौपट कर डालेगी। मैंने जल्दी से दूसरी थाली लगाई और राहुल के कमरे की तरफ चल दी। राहुल पलंग पर सिर पर बाँह रख कर लेटे थे। एक क्षण को मन में कुछ संकोच आया, फिर हिम्मत करके मैंने उन्हें आवाज़ दी, राहुल खाना खा लो। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है। राहुल उठकर बैठ गए। पारो का गुस्सा खाने पर क्यों उतारते हो? दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है। खाना बीच में छोड़कर उठना अन्न का निरादर करना है। मेरी बड़े बूढ़े जैसी बातें सुनकर राहुल खाना खाने बैठ गए। कुछ क्षण मैं यूं ही कुर्सी की पीठ पकड़कर खड़ी रही, फिर बोली, राहुल तुम्हें छोटा भाई समझकर कह रही हूँ। तुम्हारे और पारो के बीच जो भी गलतफहमी पैदा हो गई है उसे ज़्यादा दिन पाले रखना ठीक नहीं। हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं दीदी, राहुल ने गंभीर स्वर में कहा। फिर कुछ रुक कर बोले, बात यह है दीदी, जिन लोगों के जीवन में कोई समस्या नहीं होती उन्हें समस्याएं पैदा करने का शौक होता है। आपकी बहन भी ऐसे ही लोगों की श्रेणी में आती है। राहुल की इस बात का मेरे पास कोई उत्तर ना था, इसलिए मैं चुपचाप वहां से हट गई। उस दिन मैं और पारो डॉक्टर देशपांडे के घर से रात को 10 बजे वापस आए। जैसे ही हमने घर में कदम रखा, विजय का दिल्ली से फ़ोन आ गया और मैं उनकी स्नेहा कुलवानी के माधुर्य में नहा उठी। विजय का बराबर यह कहना कि मेरे बिना वहाँ उनका दिल नहीं लग रहा, मेरे सारे अकेलेपन और उदासी को दूर कर गया। फ़ोन रखने के बाद जब मैं पारो की ओर मुड़ी देखा, उसका चेहरा इतना सा निकल आया था। ठीक भी था, मेरे विवाह को 5 वर्ष व्यतीत हो गए थे, किंतु हमारे संबंधों में वही पहले जैसी ताजगी और मधुरता कायम थी। जबकि पारो के विवाह को सिर्फ 2 वर्ष हुए थे और अभी से ये दोनों एक दूसरे से बेजार लगते थे। अगले दिन पारो और राहुल दोनों की अस्पताल की छुट्टी थी, इसलिए हम तीनों दोपहर खाने के बाद ताश खेलने बैठ गए। खेलते खेलते जब थक गए तो मैंने झटपट खरीदारी के लिए बाजार जाने का कार्यक्रम बना डाला, जिसे राहुल ने हंसी खुशी स्वीकार कर लिया। थोड़ी सी नानुकुर के बाद पारो भी चलने को राजी हो गई। थोड़ी देर बाद नीले रंग की कार सड़क पर दौड़ रही थी। हम लोगों ने जी भर कर खरीदारी की। कंपनी बाग में कान्हा को झूला झुलाया और आइसक्रीम खिलाई। फिर थक हार कर कॉफ़ी हाउस में जा बैठे। अब तक कान्हा पारो की गोद में सो गया था। राहुल ने पैटीज और कॉफ़ी मंगा ली। पैटीज खाते हुए हम इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी जीन्स और टी शर्ट पहने एक युवती राहुल के करीब आई और बोली, हाय राहुल। राहुल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। एक क्षण को वे असमंजस की स्थिति में बने रहे, फिर खड़े होते हुए बोले, अरे सोनम, तुम फिर? तुरंत हमसे परिचय कराया। पारो, यह सोनम है, हम दोनों मेडिकल कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। बेचारी का दूसरे साल के बाद पढ़ने में दिल नहीं लगा तो शादी करके अमेरिका चली गई। राहुल ने हंसते हुए कहा, अमेरिका ना जाती तो क्या करती, तुमने तो मौका ही नहीं दिया। सोनम ने बेझिझक कहा। फिर बोली, अच्छा पारो तुम्हारी पत्नी है और इनका परिचय? उसका संकेत मेरी ओर था। ये पारो की बड़ी बहन है, दिल्ली से आजकल आई हुई है। सोनम कुछ देर और बात करके चली गई। इस दौरान पारो गंभीर बनी बैठी रही और कुछ भी ना बोली। सोनम के जाने के बाद राहुल ने कहा, पारो तुम्हें सोनम से एक बार तो घर आने को कहना ही चाहिए था।
पारो तुरंत कड़वे लहजे में बोली, ऐसी ना जाने कितनी चाहने वालियां रोज रोज मिलेगी। आखिर मैं किस किस को घर आने का निमंत्रण देती फिरूंगी। क्या बकती हो। गुस्से और अपमान से जलती निगाहों से राहुल कुछ क्षण पारो को घूरते रहे, फिर मेज पर से कार की चाबियां उठाते हुए बोले, दीदी मैं घर जा रहा हूं, आप चलिएगा तुरंत। मैं और पारो उठ खड़े हुए। पारो ने सोते हुए कान्हा को गोद में उठा रखा था। राहुल ने पैसे का भुगतान किया और हम लोग बाहर आ गए। रास्ते भर कार में कोई कुछ न बोला। कुछ देर पहले कॉफ़ी हाउस में बैठी मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि आज का पूरा दिन हंसी खुशी बीत रहा है, किंतु अंत में पारो की जरा सी नासमझी ने फिर सबको तनाव में लाकर खड़ा कर दिया था। घर आकर राहुल बिना किसी से बात किए अपने कमरे में चले गए। बानो ने खाने को पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कान्हा को पलंग पर सुलाया और कपड़े बदलकर छत पर जा बैठी। मन बहुत उदास हो उठा था। उम्र में मैं पारो से 2 वर्ष बड़ी थी। जिस वर्ष मैं इंटरमीडिएट में आई, माँ पिताजी दोनों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पारो उस समय 15 वर्ष की थी। उस कच्ची उम्र में हम बिन माँ बाप के बच्चियों को भाभी ने अपनी ममता के आंचल में छिपा लिया था। भैया भाभी का हाथ सिर पर होने के बावजूद मैं पारो की ओर से कभी भी लापरवाह नहीं रही थी। इसलिए आज उसकी बिखरी गृहस्थी को देखकर मैं तड़प उठी थी और उन दोनों को नज़दीक लाने का उपाय ढूंढ रही थी। छत पर किसी के कदमों की आहट सुनकर मैंने मुड़कर देखा। पारो भी मेरी बगल में आकर बैठ गई थी। उसे देखकर मुझे कुछ देर पूर्व की घटना याद आई। प्रयत्न करने के बावजूद मैं अपने क्रोध को दबा न पाई। क्या बात है पारो, क्या अपनी गृहस्थी पूरी तरह चौपट करने का इरादा है? ऐसे व्यवहार से क्या तुम पति को वश में रख पाओगी? इतनी अवहेलना से तो भले से भला व्यक्ति भी हाथ से निकल जाएगा। मैं क्या करूं दीदी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। पारो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मैंने स्नेहपूर्वक उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, पारो मेरी बहन, पहले तुम अपनी दीदी से कभी कुछ नहीं छिपाती थी, फिर आज मैं क्या इतनी पराई हो गई जो तुम अपने मन की व्यथा मुझसे नहीं कर सकती? कैसे कहूँ दीदी, तुम भी दुखी हो जाओगी जब तुम्हें पता चलेगा कि राहुल के जीवन में पहले भी कोई लड़की आ चुकी है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने धैर्यपूर्वक पूछा। राहुल ने स्वयं मुझे बताया है। वे अपने कॉलेज की एक लड़की से प्रेम करते थे। दोनों ने जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई थी, किंतु वह लड़की धोखेबाज निकली। उसने किसी अमीर युवक से विवाह कर लिया। राहुल ने तो विवाह ना करने का फैसला कर लिया था, परंतु घर वालों के विवश करने पर इन्हें मुझसे विवाह करना पड़ा। अब तुम ही बताओ दीदी, इतना बड़ा धोखा खाने के बाद कोई कैसे खुश रह सकता है? राहुल ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने पारो की बात का विरोध किया। उसने यह सब कुछ विवाह से पूर्व विजय को बता दिया था। तब विजय ने उसे समझाया था कि उसके जीवन का वह एक दुखद अध्याय था जो अब समाप्त हो चुका था। अब उसे एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही विजय ने राहुल को यह आश्वासन भी दिया था कि पारो के रूप में उसे मात्र एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक प्रेयसी, एक अच्छी मित्र भी मिलेगी। परंतु मुझे अफसोस है पारो कि राहुल को एक प्रेयसी, एक अच्छी मित्र तो क्या, एक अच्छी पत्नी भी ना मिली। दीदी, तुम भी मुझे ही दोषी ठहरा रही हो। पारो ने आगे कहना चाहा, किंतु मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। राहुल चाहते तो सब कुछ आसानी से छिपा सकते थे। आखिर उन्हें किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता ही क्या थी? यह तो उनकी महानता है जो उन्होंने हमें और तुम्हें सब कुछ बता दिया, किंतु बदले में क्या मिला? इतनी प्रताड़ना और तिरस्कार। बोलते बोलते मेरा स्वर कुछ तेज हो चला था। पारो सिर झुकाए खामोश बैठी थी। शायद उसे कुछ अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं भी उसके जीवन
कि इस कड़वे प्रसंग को आज ही समाप्त कर देना चाहती थी, इसलिए फिर बोली, पारो मुझे क्षमा करना। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की एक घटना याद दिलाना चाहती हूँ। भैया के एक मित्र डॉक्टर अवस्थी हमारे घर आते थे, यह जानते हुए भी कि वे विवाहित है, तुम उनके मोहजाल में फंस गई थी। उस समय भाभी के ही वश की बात थी जो वे तुम्हें उस मोहजाल से मुक्त करा पाई थी, वरना भैया की तो रातों की नींद हराम हो गई थी। उस समय मैं नासमझ थी दीदी। पारो अब बिल्कुल रोआसी हो उठी थी। मानती हूँ तुम नासमझ थी, फिर भी एक गलत राह की ओर तुम्हारे कदम बढ़े थे। यह बात राहुल को पता चल जाए और वह तुम्हें लांछित करे तब? राहुल का प्रेम कोई भूल न थी, जबकि तुमने अवश्य भूल की थी। पारो, विवाह मात्र प्रणय बंधन ही नहीं, उसके आगे भी बहुत कुछ है। आपसी विश्वास और एक दूसरे को सहारा देने का पक्का भरोसा भी है। सच कहती हो दीदी। राहुल ने जब अपनी पिछली जिंदगी के पन्ने मेरे सन्मुख पलटे, मैं विवेक शून्य हो उठी और अपनी जिंदगी के सुनहरे पलों को व्यर्थ गंवा दिया। पारो की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रो मत पारो, मैं उसे धीरज बंधाते हुए बोली। समय रहते अपनी भूल सुधार लो। राहुल और तुम कहीं बाहर घूमने चले जाओ और नए जीवन की शुरुआत करो। राहुल मान जाएंगे, उन्हें मनाना मेरा काम है। अगली सुबह पारो ने चाय के साथ राहुल को जगाया तो वे हतप्रभ हो उठे। पिछले 2 वर्षों से यह कार्य बानो के जिम्मे था। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? राहुल ने अपनी आंखें मलते हुए कहा। मुझे क्षमा कर दो राहुल, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। पारो नजरें नीचे किए हुए बोली, किस बात की क्षमा? राहुल ने पारो के हाथ से चाय का कप ले लिया और उसे प्यार से अपने पास बैठा लिया। तभी मैंने कमरे में प्रवेश किया। मुझे आता देख पारो बाहर चली गई। मैंने कहा, राहुल शीघ्र चाय पी लो, आज तुम्हें बहुत से काम करने हैं। कौन से काम दीदी? सबसे पहले अपनी और पारो की लंबी छुट्टी मंजूर कराओ। छुट्टी? वह किस लिए? राहुल हैरानी से बोले, तुम और पारो नैनीताल या कहीं भी घूमने जा रहे हो, अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। पारो मान जाएगी। राहुल शंकित होकर बोले, उसने तो जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। राहुल ने एक क्षण मेरी ओर देखा, फिर अचानक उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और श्रद्धापूर्वक उन्हें माथे से लगा लिया और कहा, दीदी यह नया जीवन आपकी ही देन है। राहुल की बात सुनकर मैं भावुक हो उठी। मैंने उन्हें दूसरे कमरे में लगभग धक्का देते हुए कहा, अब तुम यह बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, वहाँ तुम्हारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। राहुल दूसरे कमरे में चले गए। मैंने पर्दे की ओर से देखा, वे पारो के कान में कुछ कह रहे थे और पारो हंसते हुए उन्हें अंगूठा दिखा रही थी। मैंने सोचा, प्यार का सूरज बादल के कारण कुछ समय के लिए आंखों में ओझल भले ही हो जाए, पर एकदम से खो नहीं सकता। बादल के छटते ही सूरज अपनी पूरी आभ के साथ फिर चमकने लगता है। मैं मन ही मन खुश थी। मेरे कदम विजय को बुलाने के लिए फ़ोन की ओर बढ़ गए और मैं इस तरह अपनी बहन की घर उजड़ने से बचाया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।